हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने पी ब्लॉक की जेई मेंस के क्वेश्चंस किए थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए जेई एडवांस के, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने थोड़े से लिए हैं, मैट्रिक्स मैचिंग भी मैंने लिया है, देन पैसेज भी लिए हैं और इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने लिए। ज़्यादा टफ तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, तभी आपसे क्वेश्चंस बन सकेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन आंसर राउंड को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और कुछ भी स्पेशल काम नहीं किया बच्चों। वेट फॉर अ मोमेंट। क्वेश्चन में क्या है देखो तो, क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए की वैल्यू है। ये क्या बताता है आपको पता है बच्चों? आपको पता है के ए आपका जो है वो बताता है एसिडिक strength. What I'm telling, that is Ka only discuss the acidic strength. आपको पता है higher the value of Ka higher is the acidic strength, acidic. Clear? अब मैं बात करूं ऑक्सीजन की, मैं बात करूं आपके सल्फर की, उसके बाद मैं बात करूं सेलेनियम की और मैं बात करूं टेलुरियम की। डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इनके साइज क्या होते हैं बच्चों? इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल साइज इंक्रीजेस। अब इसके साथ इनके एसिड बन गया, जैसे H2O बन गया, H2S बन गया बच्चा, H2SE बन गया और H2TE बन गया। जिस तरह से H2O में होता है आपको पता है, इस तरीके से बॉन्ड होते हैं और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल सेम होता है। अब कहता है कि बताओ जब सब कुछ सेम है तो जल्दी से H कौन रिलीज करेगा? जो जल्दी से H रिलीज करेगा वही तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताओ किस बॉन्ड को ब्रेक, कौन सा बॉन्ड इसमें ये बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये वाला, ये वाला। आपको पता डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है। अगर मैं बोलूं ये टेलुरियम का साइज है और ये हाइड्रोजन का साइज है, और ये ऑक्सीजन का साइज है और ये हाइड्रोजन का साइज है, ये बॉन्ड लेंथ होता है। बताओ किसको तोड़ना आसान है? बिगड़ जो होता है उसको तोड़ना आसान होता है, यानी H2TE इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेकेबल होगा, यानी ये H रिलीज करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप हम क्या जानते हैं बच्चों? एसिडिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा तो Ka की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बता दो। यस सर, द करेक्ट ऑर्डर इज H2TE टेलुरियम, H2SE, then H2S, then H2O, यानी क्या होगा? H2TE, then H2SE, then H2S and H2O. This is the order. ये ऑर्डर है। हाँ सर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी है, आप कर सकते हो। तो चलो बच्चों रब कर दूं इसको। बिल्कुल सर रब कर दीजिए और आगे बढ़ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सेलेक्ट करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। बताओ तो बच्चों इसमें क्या होगा? करेक्ट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। नाइट्रोजन का क्या होता है जल्दी से बता दो? 1s2, 2s2 एंड 2p3। और अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p4। हाफ फिल्ड कौन है? नाइट्रोजन। हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की ज़्यादा। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन का जो होगा ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चेक करता हूँ, O ग्रेटर देन O2, यही तो दिया हुआ है। अच्छा, ये एटॉमिक फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2p4, और ये आपका किसके फॉर्म में? मॉलिकुलर फॉर्म में, यानी MOT लगेगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बता दो? 16 इलेक्ट्रॉन है। और लिखते कैसे हैं जल्दी बता दो? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, रिमेंबर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, देन पाई 2px1, pi 2py1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10
to 12 to 14, then pi star 2px1, then pi star 2py1। एक बार चेक करता हूँ फिर से, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 115 and 16। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जल्दी से बता दो बच्चों। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार मतलब क्या बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है। जब एंटी बॉन्डिंग एमओ में जाता है बच्चों तो भैया इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, यानी इस केस में एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से O2 का आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगा इन कंपैरिजन टू एटॉमिक ऑक्सीजन के। ये चीज़ें मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताई थी, MOT। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मैंने टिक कर दिया, द सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स चेक द थर्ड वन। थर्ड वन में आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन N2, यानी नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन का जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। एटॉमिक नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम लोग, 2p3, हाफ फिल्ड है तो बहुत स्टेबल होगा। और N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बिल्कुल। क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, then pi 2py2, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, okay, then sigma 2pz2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, देखो एक बार काउंट करके, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बॉन्डिंग एमओ में गया है, सिग्मा या पाई स्टार नहीं लगा हुआ है, बॉन्डिंग एमओ में गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है क्योंकि ये स्टेबल स्टेट की तरफ जाता है। एंटी बॉन्डिंग में निकालना आसान होता है, बॉन्डिंग में नहीं। यानी अब नाइट्रोजन, एटॉमिक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भी पैक्ड है, यानी ये गलत है। N2 का होगा N का जो होगा वो लेस देन होगा, याद रखें, ये वाला ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, एटॉमिक ऑक्सीजन से लेस थी। लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग नहीं, बॉन्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एमओ में जाने की वजह से N2 की ज़्यादा होगी, N की नहीं। तो ये वाला आपका सही नहीं है। अब N2 ग्रेटर देन O2, ये तो आप बता ही सकते हो, अभी आपने देखा कि N2 के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, सिग्मा 2pz2, और O2 के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, यानी एंटी बॉन्डिंग में। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, बॉन्डिंग में जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। एनर्जी लेवल इसी तरीके से तो बढ़ता है, अंदर की तरफ रहेगा, यही तो था ना, याद करो, सिग्मा 1s, उसके बाद आता था सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आता था सिग्मा 2s, यही तो होता है। हायर एनर्जी लेवल, हायर अनस्टेबिलिटी, है ना। कोई क्यों चाहता है अपनी एनर्जी लूज करके क्या होता है, स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई डू केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस, बताया था, बिल्कुल। तो N2 का O2 से ज्यादा होगा, क्लियर, यस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, A, B और D। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन A, B और D। मैं ऊपर लिखता नहीं हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि भैया एग्जाम में मिलेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन यहां तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें दिखना चाहिए कि हम चारों ऑप्शन हमें चारों पॉसिबिलिटीज हमेशा चेक कर लिया करो। और एग्जाम में लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ ही चुका होगा सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल है, या इंटीजर है, या मैट्रिक्स मैचिंग है। चलो बताओ, मेटेलिक कॉपर इज डिजॉल्व इन, अच्छा बताओ तो मेटेलिक कॉपर किस में डिजॉल्व होता है, बहुत अच्छी बात है, मैंने लिख दिया Cu प्लस डाइल्यूट HNO3। सबको पता है ये क्या बनने वाला है, ये तो बहुत आसान है, CuNO3 हॉल ट्वाइस। अब CuNO3 अगर हॉल ट्वाइस बनेगा तो हम बोल सकते हैं कि भैया Cu जो है डाइल्यूट HNO3 में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या रिएक्शन होगा, नहीं बोलेंगे, नो रिएक्शन। वाई, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कॉपर की पॉजिटिव में आती है, जो हाइड्रोजन से कम होगी। क्या कोई प्रॉब्लम, किस सेंस में कि
रिएक्टिविटी के सेंस में। अगर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जैसे Zn है, Zn क्या करेगा, H2 को खींच के बाहर निकाल देगा क्योंकि Zn का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन कॉपर का क्या, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिसके चलते ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी नो रिएक्शन। लेकिन अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, यानी हॉट कंडीशन है, तब जाके रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहां पे मेंशन नहीं किया है। यानी एक्सट्रीम सिचुएशन में रिएक्शन होगा, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूं, कॉपर प्लस AgNO3 बिल्कुल रिएक्शन होगा। फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल अगर हम सीरीज देख लेते हैं तो कॉपर का जो है लेस पॉजिटिव होगा Ag से, यानी कॉपर इस AgNO3 में से Ag को खींच के बाहर निकाल देगा, ज्यादा रिएक्टिव है Ag से। ठीक है, तो क्या बनेगा, CuNO3 हॉल ट्वाइस प्लस 2Ag, यहां लगा दिया मैंने 2 और यहां बस हो गया, काम हो गया। यानी जो आपका डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट हो गया, AgNO3 से हो गया। अब ZnSO4 के साथ करके देखें, बिल्कुल वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट कर लो बच्चों। यस सर, करके देखते हैं। Cu प्लस ZnSO4, आपको पता है रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर Zn को उसके सल्फेट, उसके क्या बोलते हैं, कौन से सॉल्यूशन से नहीं निकाल पाएगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता Zn प्लस CuSO4, तब तुम कहते हैं हाँ सर रिएक्शन होगा, ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। आ गया? यस सर आ गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चंस आपके सही तरीके से नहीं बनेंगे। आ गया क्या? बिल्कुल सर आ गया। चलो मैं इसको अब रब कर देता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वी पीपल कैन से सर A एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3। देखो O3 जल्दी से बता दो तो भैया क्या होगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते रहो। O बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अच्छा O बॉन्ड लेंथ आर इक्वल होता है क्या? देखूं, आपको पता है O3 का स्ट्रक्चर होता है एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा जो होता है फिर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या होगा बच्चा? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑक्सीजन, इस जगह पे भी ऑक्सीजन, इस जगह पे भी ऑक्सीजन, और इस तरीके से आपका मूवमेंट होगी, यानी डबल बॉन्ड का मूवमेंट दोनों साइड आपका होगा, यानी O बॉन्ड लेंथ दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी विल टेल देम रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है, मिल गया मुझे पहला ऑप्शन। दूसरा देखूं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इज एंडोथर्मिक। अगर O3 का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो याद रखना ये आपका जो है एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Then O2 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल सही है, O2 जो है आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। O2 यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट है। O2 हैज बेंट स्ट्रक्चर, ये बेंट वाला स्ट्रक्चर भी आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना A, B और D सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना है थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा कभी थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं और हीट देना पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ के ब्रेक होने के इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है रिलीज भी होती है। ठीक है, तो इस जगह पे थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्टरी हो सकता है। A, C और D तो सही है ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कभी कभी अगर थर्मल, तुम बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देना, तो हीट देना मतलब एंडोथर्मिक भी होगा, उसके बाद क्या एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार बना लो और इसको एक बार थोड़ा सा हम देखेंगे अच्छे तरीके से कि A, C, D और सही है, क्योंकि बहुत सारे बुक में इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिया हुआ है। तो A, C, D सही है और B को हमने स्टार बना लिया। हम इस पे फर्दर एक बार डिस्कशन करेंगे। क्लियर टू यू? देन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 A, C, D इज करेक्ट ऑप्शन, और B को हम कभी लेते भी हैं और नहीं भी ले सकते हैं इस पे।
आंसर पे। आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक करोगे इसको, और इस पे जो आपकी थ्योरीज आती है उसको चेक कर लेना। क्लियर टू यू? अब मैंने आपको समझा दिया क्यों मैंने ऐसा किया। यस सर, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये आपका मैट्रिक्स मैचिंग है। क्या है आपका? मैट्रिक्स मैचिंग। चलो बताओ, HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, रिड्यूसिंग एसिड है। HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों, वो होता है +5। ठीक, अगर ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। घटा सकता है क्या? बिल्कुल, -3 तक जाएगा। जब ऑक्सीडेशन डिक्रीज करे तो वो कौन सा एजेंट होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उसके बाद HNO3 आपको पता है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तुरंत H+ रिलीज कर देता है, यानी इसका डिसोसिएशन, जो इसका आयनाइजेशन बोलो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो फास्ट होता है। अगर आयनाइजेशन फास्ट है मतलब ये कौन सा एसिड है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट विल एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। आ गया? यस सर, बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट अगर बात करूं, प्रोड्यूसेस व्हेन, अच्छा पहले तो इसका टिक कर लूं। ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। प्रोड्यूसेस व्हेन NO2 डिजॉल्व इन वाटर। जब NO2 को हम वाटर में डाल देते हैं तो आपको पता है क्या बनता है? HNO3 और HNO2 दोनों बनता है। इस चीज को याद रखना। क्या बोला मैंने? HNO3 और HNO2 दोनों बनते हैं। इस चीज को मिस्टेक मत करना, अगर कर गए तो आप गलत हो गए। इसमें 2 लगा के कर लो, यानी ये ऐड ऑन करना आप सीख सकते हो। H2N2, H2O है ना, सबको जोड़ दो। H2 नाइट्रोजन पे 2 और बनेगा O5। अब इससे कौन सा दो स्टेबल एसिड बनेगा? एक बनेगा HNO3 और दूसरा बनेगा HNO2। काउंट करके देख लो, HNO2। आ गया समझ में? चलो, यानी S वाला भी सही है। डिस्प्रोपोर्शनेट ऑन स्टैंडिंग। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो। आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा नहीं। यानी इस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा बच्चा? ए का जो हो जाएगा P, R और S। लो, दिख रहा है क्या? P, R और S। चलो दूसरे पे आ जाओ। HNO2 के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, HNO2 के बारे में हम पढ़ेंगे। HNO2 किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? जल्दी बता दो। +3, यानी ये +3 से +5 तक जा सकता है और +3 से -3 तक आ सकता है। कहने का क्या मतलब है? ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बहुत अच्छी बात है, यानी P और Q दोनों सही है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? नहीं भैया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HNO3 होता है। प्रोड्यूसेस व्हेन NO2 डिसॉल्व इन वाटर, अभी बता दिया दोनों बनते हैं, HNO3 HNO2 बनते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा? बिल्कुल, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, यानी टी भी सही है। बोलो इसके लिए कौन कौन सा आंसर है? थोड़ा देखो तो इधर। P, Q, S और T लगाएं। P, Q, S और T, बहुत अच्छी बात है। चलो रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए। आगे बढ़ें। H2SO4, ये तो H2SO4 में एक चीज तो हम जानते हैं कि H2SO4 के केस में सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +6। +6 इसका मैक्सिमम होता है, आगे नहीं जाएगा। पीछे जा सकता है क्या? बिल्कुल जाएगा। पीछे जाने का मतलब कौन सा एसिड है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यानी ये आंसर सही है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। P और R, P और R सही है। उसके बाद H2SO3, H2SO3 की बात करें तो ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे? जल्दी बता दो। 3 2 6 +4। यस, +4 से ये +6 भी जा सकता है और -2 भी जा सकता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों जैसा बिहेव कर सकता है। यानी P भी सही है, Q स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं, H2SO4 है।
ठीक है, ये तो होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी। तो आंसर हो जाएगा पी क्यू और टी। ये कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आ गया समझ में पी क्यू और टी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर इस जगह पे मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं, ये जो टी है, ठीक है, कभी कभी बहुत जगह आईआईटीज में भी क्वेश्चन क्या होता है, मिसप्रिंट आ जाते हैं, टीचर जब सॉल्व करते हैं वहां पर भी जब आपसे आंसर पूछा जाता है तो क्या होता है, कंफ्यूजिंग आता है। जो चीजें कभी कभी होती है वो मैं आपको स्टार बना देता हूं। आप देखते होंगे आपसे भी आजकल पूछा जाता है कि बच्चे अपने आंसर शीट दें, फिर उसमें वो लोग क्या करते हैं, पहली आंसर शीट निकालते हैं, फिर मिस्टेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीजों में कंट्राडिक्शन आता है, चाहे बड़े से बड़ा लेवल में क्यों ना चले जाओ। H2SO3 स्टैंडिंग बोला है, तो बिना स्टैंड, अगर स्टैंडिंग नहीं बोलता तो भैया चलो होता है डिस्प्रोपोर्शन, प्लस माइनस होता है, तो वो भी चेक कर लेना। बहुत जगह पे टी ऑप्शन लिखते हैं और बहुत जगह पे नहीं लिखते, घबराने की कोई बात नहीं, मार्क्स आपको मिलेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स मैचिंग है। आ गया समझ में? क्लियर टू यू? यस सर। तो क्वेश्चनों का लेवल देखो, मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपके साथ यहां पे रखा है, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया? बहुत आसान है, कलर है। सल्फर का कलर जो होगा वो क्या होगा बच्चा, जल्दी से बता दो। येलो। यस। और फास्फोरस का कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक फास्फोरस होता ही है, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अच्छा, कार्बन का कलर क्या होगा? ग्रे ब्लैक, बिल्कुल। और आयोडीन का कलर क्या होगा? डार्क वायलेट। यानी सल्फर का यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, और सल्फर का बहुत टाइम होता है, रोम्बिक सल्फर और उसके बाद आपका अमरफस सल्फर। तो क्या है इसका, सल्फर क्या हो जाएगा इस जगह पे? येलो हो जाएगा। फिर से बोलूँ मैं, सल्फर हो जाएगा येलो, ठीक है। फास्फोरस हो जाएगा, यानी बी इसका क्या होगा बच्चा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सल्फर येलो, देन व्हाट, फास्फोरस। फास्फोरस आपका क्या हो जाएगा बच्चा? ब्लैक। कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रे ब्लैक। और आयोडीन क्या हो जाएगा? डार्क वायलेट। यानी पी का हो जाएगा 2 ऑप्शन, बिल्कुल। क्यू का हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल। आर का हो जाएगा 4th ऑप्शन एंड एस का हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्लियर टू यू? यस सर, डेफिनेटली। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप देखो, क्या है ये क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से समझो किस तरीके से करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। इंटीजर टाइप है। आई विल बैक सून। आई होप सो बच्चों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। क्या कहता है? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन व्हेन very dilute HNO3 react with Zn. When very dilute HNO3 react with Zn, तो आपको क्या बनता है? N2O गैस बन जाएगा। याद रखना इस चीज को। जब N2O गैस बन जाएगा तो बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +5। और यहाँ पे नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। तो बोलो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 5 से 1 यानी 4। यानी बच्चा 4 लिख के आ गया, बच्चे ने बैलेंस किया ही नहीं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी आपको 2 लेना होगा। यानी टोटल चेंज है, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स में पढ़ाया था बच्चों आपको, इज इक्वल टू 2 × 4 8। 4 आंसर मत लिखना, गलत हो जाएगा। इंटीजर टाइप है तो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट माई फ्रेंड? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे। रब कर दूं? बिल्कुल सर। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? दैट इज 8। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बताओ क्या है। कहता है which of the following option is correct regarding XeF6? It act as Lewis acid when it react with RBF। अच्छा, जब XeF6 को RBF के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों तो बनता है Rb+ और XeF7 पे माइनर। यानी इसने फ्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लिया है, यानी इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। बिल्कुल सही है।
इट अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल, XeF6 को अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं बच्चों तो बन जाता है XeO3। ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। फिर से इट फ्लोरिनेट सिलिका टू गिव XeOF4। बिल्कुल, जब XeF6 को, ये सब रिएक्शन है, SiO2 सिलिका से ट्रीटमेंट करते हैं तो बनता है XeOF4। बिल्कुल बनता है, यानी इसमें A, B और C तीनों ऑप्शन सही हैं। लुक एट व्हाट आई एम टेलिंग, इट हैज ऑल 3 ऑप्शन करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 वी पीपल कैन से D इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? बिल्कुल, ये एकदम थ्योरी क्वेश्चन था, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 9? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट डैंगलिंग बॉन्ड? बोलो डैंगलिंग क्या होगा? यस, डैंगलिंग बॉन्ड किस तरह से होता है? इस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब ये चीज तो थोड़ा सा थ्योरी वाला है, इसको याद, जीके जीएस टाइप है, याद रखना। क्या होता है कि ग्रेफाइट में टर्मिनल वैलेंसी होती है और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रेफाइट में बच्चा डैंगलिंग बॉन्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है याद रखने वाली चीज है, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रेफाइट हैज डैंगलिंग बॉन्ड। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका क्या है? जीके जीएस का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लो बच्चों। लिखा हुआ है द नोबल गैसेज हैव क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आर मोनोएटॉमिक गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी नोबल गैस क्या होते हैं? इनर्ट गैस होते हैं। द लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लाइटर नोबल गैसेज आर ड्यू टू द वीक डिस्पर्जन फोर्स। बिल्कुल, इनके बीच में फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स वीक होता है बिटवीन द एटम्स एंड द एब्सेंस ऑफ अदर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। बहुत अच्छी बात है। द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ xenon विथ फ्लोरीन लीड टू अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ ऑक्सीडेशन नंबर +4 +2 +6। आपको पता है xenon को छोड़कर कोई कंपाउंड नहीं बनाता। XeF4 रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर टू गिव XeO3। द कंपाउंड्स ऑफ xenon exhibit rich stereochemistry and their geometries can be deduced considering the total number of electron pair in the valence shell। पढ़ लिया आपने इस पैसेज को? आप खुद भी पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन देखो, कहता है आर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्गन का यूज जो होता है आर्क वेल्डिंग में क्यों होता है? आर्क वेल्डिंग में इसलिए होता है क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी विद द मेटल होता है। बहुत अच्छी बात है, ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। XeO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर पहले तो XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन देख लो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, लेकिन आपको पता है इसमें अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों? पिरामिडल हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर है? पिरामिडल। अब XeF4 एंड XeF6 आर एक्सपेक्टेड टू बी, कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। आपको पता है जनरली इन केस में हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी नोबल मेटल होते हैं इनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे। यानी थर्ड का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो आपको ज़्यादा मैंने टफ क्वेश्चन नहीं दिए, सिंपल क्वेश्चंस थे और इजीली आपका इस पर कमांड हो जाएगा, आप आराम से बना सकते हो। स्टिल अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजिंग लगे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। हमारे मिजो की वेबसाइट पे आ जाओ और डाउट क्लियरिंग में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों आप क्या करना है, आपको और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन पूछो। चलो अब इस चैप्टर को हम कंप्लीटली बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर डीएनए ब्लॉक पढ़ते हैं। क्लियर टू यू? सो now time has come, time to say bye bye. Thank you so much.